हे गाइस, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के नेक्स्ट लेक्चर की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी दोनों की प्रशासनिक व्यवस्था को, दोनों के ही आक्रमणों को। और आज ये तुर्कों के भारत पर आक्रमण का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। अगर आपने पिछले चैप्टरों को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हें देखने के बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा कि आखिर पीछे हुआ क्या क्या था। ठीक है, अब देखिए, हम इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो किस प्रकार मोहम्मद गोरी का सबसे फेवरेट दास बनता है और उसको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारत के अंदर दी जाती है। किस प्रकार गोरी जो है वो बंगाल और बिहार को जीत पाता है, किस प्रकार ग्वालियर और बयाना दुर्ग पर आक्रमण होता है और किस प्रकार जो खोखर हैं वो मोहम्मद गोरी की हत्या कर देते हैं। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1-2 मिनट देखा आगे से, फिर बीच में पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर बीच में से 2-4 मिनट देखा, फिर लास्ट में पहुंच जाते हैं। अगर आप लेक्चर को पूरा नहीं सुनते हैं तो उससे क्या है, जो कंटिन्यूटी होती है वो नहीं रह पाती। कोई स्टोरी होती है उसको आप बीच में से छोड़ दोगे तो वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। इससे क्या है, जो तुमने टाइम थोड़ा बहुत भी देखा है वो भी बेकार हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी लेक्चर को सुनना है तो पूरा सुनिए, अन्यथा वो लेक्चर तुम्हारे किसी भी काम का नहीं रहता। तो चलिए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए, कल का जो आने वाला लेक्चर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अभी एक दास की भूमिका में है, ना कि एक राजा की भूमिका में। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है उसको गौरी क्या है भारत में नियुक्त कर देता है, क्योंकि जो गौरी है वो गजनी और गौर का शासन देखता है, इसलिए भारत की शासन व्यवस्था को देखने के लिए वो नियुक्त करता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी ने भारतीय प्रदेशों को प्रशासनिक मुखिया किसको नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है तो पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गोविंदराज के पुत्र को क्या है, दिल्ली का राज्य लौटा देता है, सिर्फ दिखावे के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो राजा बना दिया गया, सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता एक साथ राजा को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए दिखाने के लिए वहाँ पर गोविंदराज के पुत्र को बैठा दिया जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, और जो अजमेर का शासन था वो है जो गोविंदराज के लिए वापस लौटा दिया जाता है। अब देखिए, गोविंदराज जो था इसका बेटा था। अब गोरी जो है उसके जाने के बाद पृथ्वीराज का एक छोटा भाई होता है हरिराज, ये क्या करता है, विद्रोह कर देता है। वो कहता है कि हम अजमेर में तुर्कों की व्यवस्था जो है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, और ये विद्रोह खड़ा कर देता है। अब जैसे ही ये विद्रोह खड़ा करता है उसके कुछ देर के बाद तोमर शासक जो हैं, कुछ समय के बाद जो तोमर शासक हैं वो भी दिल्ली में क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि नियुक्त किया गया था भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए, ये क्या करता है, विद्रोह को दबाने का प्रयास करता है और सफलतापूर्वक दोनों विद्रोह को दबा भी देता है। और 1193 में, ठीक है, ये क्या करता है, दिल्ली को अपना केंद्र बना लेता है। यानी कि इसको दिल्ली का जो मौसम है वो बहुत अच्छा लगता है, सबको लगता है, जितने भी राजा यहाँ पर आए हैं एक बार अगर वो दिल्ली में चले गए तो वहाँ वो अपना स्थायी निवास बना लेते थे। बाबर भी भारत में इसी उद्देश्य से आया था, लूटने के, लेकिन जब वो दिल्ली गया तो वो दिल्ली में ही बस गया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने जितने भी विद्रोह भारत के अंदर हुए थे उनको सफलतापूर्वक जो है इसने दबा दिया। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद होता है कन्नौज पर आक्रमण। कहाँ पे आक्रमण होता है, कन्नौज पर आक्रमण होता है। कन्नौज, आपको याद होगा कन्नौज का कौन था, जयचंद था। जयचंद का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर पृथ्वीराज को जानते हो तो संयोगता जो है, संयोगता किसकी पुत्री थी, जयचंद की पुत्री थी। अब देखिए, कन्नौज पर आक्रमण करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि कन्नौज उस समय नंबर 2 पोजीशन पर था शक्तिशाली राज्यों में। नंबर 1 पर तो था पृथ्वीराज चौहान जिसको गौरी ने निपटा दिया था। अब आती है नंबर 2 की
बात। अब बहुत सारे जो इतिहासकार हैं या बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज के विरुद्ध जो है वो जयचंद ने ही गौरी को बुलाया था। तो फिर गौरी ने जयचंद पर आक्रमण क्यों कर दिया? और इसको क्या है, देशद्रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? देशद्रोही। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने सहयोग नहीं किया था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान का तराइन के दूसरे युद्ध में सहयोग नहीं किया। देखिए यहाँ पर दो बात महत्वपूर्ण है। एक बात महत्वपूर्ण यह है कि मैंने तुम्हें कल बताया था कि गौरी ने आक्रमण किया था गुजरात पर, और गुजरात का शासक कौन था? मूलराज था, बताया था ना। तो वहाँ पर जो गुजरात पर आक्रमण किया था तो क्या पृथ्वीराज चौहान ने मदद की थी गुजरात की? नहीं की ना। जब वो आक्रमण करने आया था तो उसने मदद नहीं की थी किसकी? गुजरात की। तो क्या पृथ्वीराज चौहान भी देशद्रोही हुआ? नहीं हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से क्या किया था? विवाह किया था, और वो भी जयचंद की इच्छा के विरुद्ध। तो क्या ऐसी स्थिति में जयचंद उसकी मदद करेगा कि भाई तू मेरी पुत्री को अपने घर से भगा कर ले गया और मैं तेरी युद्ध में मदद करूंगा? तो ये सारी बातें जो हैं एक शासक के तौर पर निरर्थक थी, और उस समय कोई किसी की मदद नहीं करता था। आपको मालूम है कि भारत पर 17 आक्रमण हुए थे। उस समय किसी ने किसी की मदद की? किसी ने। तो सारे लोग देशद्रोही थोड़ी हो गए। तो ये कुछ इतिहासकारों की बातें हैं कि उन्होंने जयचंद को देशद्रोही साबित कर दिया, लेकिन ये लॉजिकल बातें नहीं हैं। फिर भी देखिए, अब गौरी को क्या था? बिहार और बंगाल जाना था आक्रमण करने के लिए, और रास्ता कहाँ से जाता था? कन्नौज से जाता था। इसलिए कन्नौज को जीतना क्या था? बेहद ज़रूरी था। और भारत में अगर मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना है, भारत में अगर मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना है तो कन्नौज को जीतना क्या था? बेहद ज़रूरी था। इसीलिए क्या होता है 1194 में चंदवार का युद्ध होता है। चंदवार या चंदावर, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है? चंदवार या चंदावर। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर दोनों सेनाओं में घमासान क्या होता है? युद्ध होता है। जयचंद जो है वो पहले जीतने की स्थिति में था, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है? इसकी आंख में तीर लग जाता है। क्या लग जाता है? इसकी आंख में तीर लग जाता है, जिसके कारण ये कहाँ से गिर जाता है? हाथी से गिर जाता है। हाथी के ऊपर से नीचे गिरता है। इससे क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कन्नौज का जो साम्राज्य है वो किसके अधीन हो गया? गौरी के अधीन हो गया। और उसके बाद जो गौरी है वो जमकर लूटता है किसको? कन्नौज को। अब ये सारी बातों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है ताज उल मासिर, ये किताब है। और एक किताब का नाम है, क्या नाम है? एक किताब है ताज उल मासिर और एक किताब का नाम है तबकाते नासिरी। ये दो किताबें हैं। दोनों किताबें जानकारी देती हैं इस युद्ध के संबंध में। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ताज उल जो मासिर किताब है उसका राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो इसका जो राइटर है वो है हसन निजामी। इसका जो लेखक है वो है हसन निजामी, ठीक है? तो हसन निजामी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। अब देखिए दूसरी किताब है तबकाते नासिरी। ये जो किताब है तबकाते नासिरी, इस किताब का जो राइटर है वो सिराज है। सिराज का पूरा नाम क्या था? मिनहाजुद्दीन सिराज, ठीक है? तो ये किताब इसके द्वारा लिखी गई थी। दोनों किताब और दोनों किताबों के राइटर मैंने आपको बता दिए, कॉपी में ऐड कर लेना। अब देखिए, क्योंकि सारी बातें पीडीएफ में अगर हम ऐड करेंगे तो पीडीएफ क्या बन जाएगी? किताब बन जाएगी। अगर किताब की सारी बातें इसमें ऐड कर दें तो पीडीएफ क्या बन जाएगी? किताब। तो इसलिए पूरा नहीं उतारना, उतना ही उतारना है जितना काम है पेपर से हमें। अब देखिए आगे, इसके पश्चात क्या होता है? ऐबक द्वारा अजमेर पर अधिकार। शुरू में क्या किया था इन्होंने? शुरू में जो सत्ता है वो वापस चौहानों को सौंप दी थी, लेकिन केवल दिखाने के लिए। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि पृथ्वीराज का छोटा भाई जो होता है हरिराज, ठीक है? हरिराज नहीं, ये देखो क्या मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है? तो ये क्या है? हरिराज। हरिराज जो है वो वापस से विद्रोह कर देता है अजमेर में। और ये देखो ट्रकों, ये है तुर्कों, ठीक है? तो इसको सही कर लेना, क्योंकि टाइपिंग करते समय
काफ़ी मिस्टेक होती है हिंदी में तो आखिर। तो जो तुर्कों को क्या करता है, अजमेर से भगा देता है। और अजमेर से भगाने के बाद क्या होता है, अजमेर से भगाने के बाद ये पूरे अजमेर पर अधिकार कर लेता है। और एक सेना जो है वो कहाँ भेज देता है, ये दिल्ली भेज देता है। कहाँ भेज देता है, दिल्ली भेज देता है। लेकिन इसकी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सबसे बड़ी गलती इसकी ये होती है कि इसे दिल्ली सेना नहीं भेजनी चाहिए थी, इसे अजमेर में रहकर ही अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहिए था। और जो ऐबक होता है इसे क्या करता है, युद्ध में परास्त कर देता है और इसको दुर्ग के अंदर क्या कर लेता है, घेर लेता है। और दुर्ग के अंदर ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता, क्योंकि दुर्ग की जो राशन व्यवस्था है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस कारण ज़्यादा दिन तक ये दुर्ग के अंदर नहीं रह पाता और ये क्या करता है, दुर्ग के अंदर ही आग जलाकर क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और जो दुर्ग है वो किसके अधीन आ जाता है, तुर्कों के अधीन आ जाता है। ठीक है, समझ आया। अब देखिए अगला जो आक्रमण होता है वो किस पर होता है, अगला आक्रमण होता है बयाना के दुर्ग पर। आप लोगों ने बयाना का दुर्ग तो देखा ही होगा, चलो नहीं देखा तो कभी अगर आपको समय मिले तो ज़रूर देख के आना। ठीक है, ऐतिहासिक स्थान जो हैं वो तुम्हारे आसपास हैं, तो कभी भी समय निकाल कर चला जाया करो, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ का जो आप इतिहास जानोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई लोगों ने क्या से क्या किया। अब देखिए 1195 में, ठीक है 1195 में, देखिए हमेशा PDF में जो डेट लिखी होती है उस पर ज़्यादा विश्वास किया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बोलते समय कोई शब्द की परिभाषा गलत निकल जाती है। आप लोग जब बोर्ड के सामने होते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपने कोई गलत बोल दिया तो तुरंत आप उसको मिटा के सही कर सकते हो, लेकिन वीडियो में ऐसा नहीं होता है। एक बार जो बोल दिया वो शब्द भूल गया और वो क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया, और उसको पूरी ज़िंदगी में कभी भी सुना जा सकता है। इसलिए जो PDF में लिखा जो होता है उस पर ज़्यादा विश्वास करो, खासकर डेटों के बारे में। ठीक है, तो बयाना के दुर्ग पर क्या होता है, आक्रमण होता है। और यहाँ पर जो भाटी राजपूत थे उनका शासन था, जो भाटी राजपूत थे उनका शासन यहाँ पर था। तो देखिए बयाना में जो बयाना के दुर्ग पर आक्रमण हुआ था तो उससे पहले 2 दुर्ग और थे। एक दुर्ग था तैनगढ़, ये कहाँ पड़ता है, करौली में पड़ता है, करौली में पड़ता है तैनगढ़, काफ़ी छोटा दुर्ग है। तो इस दुर्ग पर बयाना के दुर्ग से पहले आक्रमण हुआ था। अब बयाना के दुर्ग पर आक्रमण करने से पहले काफ़ी घेराबंदी की गई, चारों तरफ से घेर लिया। और दुर्ग के अंदर की जो राशन व्यवस्था है वो समाप्त हो गई और बयाना के दुर्ग को जीत लिया गया। और जीतने के पश्चात बहाउद्दीन को क्या किया, यहाँ का अधिकारी नियुक्त कर दिया, कहाँ का, बयाना का। ठीक है, बहाउद्दीन से ये कहा गया कि तुम्हें क्या करना है, ग्वालियर के दुर्ग को जीतने में मदद करनी है। और उन्होंने क्या किया था, कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद ग्वालियर के दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्योंकि लगातार ये लोग, बयाना से ग्वालियर दूर कितना पड़ता है, ये लोग बयाना से जाते थे और ग्वालियर के दुर्ग के जो लोग थे उनको परेशान करते। तो उन्होंने क्या किया, जो बहाउद्दीन था बयाना का शासक, जो प्रशासक नियुक्त किया था, इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और जो ग्वालियर का दुर्ग है वो भी किसका हो गया, गौरी का हो गया। ठीक है, इस प्रकार बयाना का दुर्ग और ग्वालियर का दुर्ग, दोनों दुर्गों पर किसका अधिकार हो गया, गौरी का अधिकार हो गया। और इसके बाद जो सबसे बड़ा आक्रमण होने वाला है वो होगा बंगाल और बिहार पर। ठीक है, तो बंगाल और बिहार पर आक्रमण होने वाला है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रशासक नियुक्त कर रखा था गौरी ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, पूरे भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए जो गौरी ने स्वप्न देखा था उसको ये पूरा करना चाहता है, क्योंकि दास की जिम्मेदारी होती है उसका जो राजा का जो स्वप्न है उसको पूरा किया जाए। तो ये क्या करता है, एक सेना नायक होता है इख्तियार उद्दीन। ठीक है, कौन होता है, एक सेना नायक होता है इख्तियार उद्दीन। इसको क्या करता है, ये बिहार और बंगाल पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। ठीक है, अब देखिए ये जो नाम है ना इख्तियार उद्दीन, इसका पूरा नाम था इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी छोटा नाम है, आप लोग शॉर्ट से ही काम चला लेना। इख्तियार उद्दीन, इसका पूरा नाम था इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, पूरे घर वालों का नाम हो गया।
तो इसको कहाँ भेजा, बंगाल एवं बिहार के अभियान पर भेजा। ठीक है, आप लोग शासकों के नाम 2-3 बार राइट कर लिया करो, लिख लिया करो, उससे क्या है वो दिमाग में बैठ जाते हैं। वरना पता है ना, एक बार पढ़ने से क्या होगा, इधर अलाउद्दीन उछलेगा, उधर बख्तियार उछलेगा, इधर महमूद, इधर गौरी, इधर गजनवी, तो वो खिचड़ी बन जाएगी। जब 2-4 बार उसको रफ में लिख लोगे तो वो अच्छे से जम जाता है। अब क्या होता है, 1202 में इसने क्या किया, बिहार पर आक्रमण कर देता है ये। अब बिहार पर आक्रमण करता है तो इसको उम्मीद नहीं थी कि बिहार पर आक्रमण करने पर मुझे इतनी अच्छी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि बिहार में उस समय बौद्ध धर्म की प्रधानता थी और बौद्ध धर्म के लोगों ने कहा था कि हम युद्ध करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, हम हिंसा है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब उन्होंने कहा हिंसा नहीं करेंगे तो ऐसा करो, आत्मसमर्पण कर दो। और उन्होंने क्या किया, बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। और जो बिहार है वो आसानी से कहाँ गया, तुर्कों के कब्जे में आ गया। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, यहाँ पर नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय जो थे उनको उखाड़कर फेंक दिया जाता है। जैसे विश्वविद्यालय जो थे उनको उखाड़कर क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। और हजारों बौद्धों और ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो हजारों बौद्ध और ब्राह्मण थे उनको क्या किया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन्होंने पहले तो आत्मसमर्पण कर दिया, इन्होंने सोचा कि हमें कोई मारेगा नहीं, लेकिन जैसे ही इनका बिहार पर कब्जा होता है तो इनको क्या किया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद इख्तियारुद्दीन ने क्या सोचा कि चलो अच्छा हुआ बिहार हमारे कब्जे में आ गया, अब किसका नंबर है, अब हम आक्रमण करते हैं बंगाल पर। और 1205 में, कब, 1205 में ये आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, बंगाल पर। और बंगाल में उस समय कौन राजा था, लक्ष्मण सेन का शासन था। और देखिए जब इसने आक्रमण किया था, जब इसने बिहार पर आक्रमण किया था तो केवल 200, कितने, केवल 200 घुड़सवारों को लेकर ये गया था। कितने घुड़सवारों को लेकर गया था ये, टोटल 200 घुड़सवारों को लेकर ये आक्रमण कर देता है किस पर, बिहार पर। और जब इसने बंगाल पर आक्रमण किया था तो ये कितने घुड़सवार लेकर गया था, केवल 18 घुड़सवार ये लेकर गया था। सेना इसकी पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन ये खुद जो था वो 18 घुड़सवारों को लेकर गया था। आप लोग सोचिए। और आपको जानकर ये अचरज होगा कि जो वहाँ का शासक था, वो क्या होता है, शहर छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तुर्कों लिखना था। ठीक है, तो वो क्या होता है, भाग जाता है। और क्या होता है, जो तुर्कों की सेना होती है वो भागती हुई जो सेना होती है उस पर आक्रमण करती है, उनका नरसंहार करती है। और इसमें हजारों जो सैनिक हैं बंगाल के वो मारे जाते हैं। इस घटना के बाद क्या होता है, इस घटना के बाद जो ऐबक है वो क्या होता है, खुश होता है। ऐबक क्या होता है, खुश होता है। और जो इख्तियार होता है इसको बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। अब इससे क्या हो गया, इसकी महत्वाकांक्षा और जागी। इसने सोचा कि मुझे बिहार भी मिल गया, मुझे बंगाल भी मिल गया, अब क्या करते हैं, हम असम पर आक्रमण करते हैं, तिब्बत पर आक्रमण करते हैं, एक बड़ा साम्राज्य क्या है हम बनाएंगे। देखिए व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हमेशा जागती है। आप लोग किसी के लिए या फिर आप खुद के लिए कोई प्रयास करोगे तो फिर अगली बार ऐसा लगेगा कि मुझे और प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आपकी जो उम्मीदें हैं वो लगातार किसी से बढ़ती जाती हैं। तो ऐसे ही असम और तिब्बत पर ये आक्रमण करता है। बिहार जो टारगेट था इनका, पहले टारगेट था बिहार और बंगाल, लेकिन ये क्या करता है, असम और तिब्बत पर भी आक्रमण कर देता है। लेकिन इस बार क्या होता है, इसका ये आक्रमण अंतिम आक्रमण बन जाता है। इसके पीछे कारण ये था क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी। ठीक है, बिल्कुल अलग से होने का मतलब ये है क्योंकि देखिए हमारे राजस्थान की स्थिति अलग है, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है, लेकिन जैसे ये पूर्वोत्तर भारत में गए
तो वहाँ जो पर्वतीय जो मालाएं हैं, पर्वत जो पठारी क्षेत्र है, तिब्बत साइड में तो काफ़ी मात्रा में हिमालय फैला हुआ है, नदियों की जो स्थिति है ये वहाँ जाकर फंस जाता है। और तिब्बत के सरदारों ने क्या किया था, इनकी सेना की निर्मम हत्याएं की। ये लोग पहाड़ियों में बिछड़ गए, आधी सेना इधर रह गई, आधी उधर रह गई, और इनको एक सार्थक मार्ग नहीं मिल पाया। और इनकी क्या होती है, बहुत बड़ी हार होती है। इनकी लगभग 80% जो सेना है इस युद्ध में मारी जाती है। केवल 20% लोग जो सैनिक थे वही बचकर लौट पाते हैं। और इससे क्या होता है, इसे गहरा धक्का लगता है और ये वापस लौट आता है, और लौटने के बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार सेना नायक इख्तियारुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, और इनका जो अभियान था वो तिब्बत और असम में जाकर क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं गौरी की। आज हम गौरी की मृत्यु के संबंध में बात करेंगे कि आखिर गौरी की मृत्यु हुई कैसे। देखिए इसके जो अंतिम दिन थे वो संघर्ष में गुजरे। इसने क्या किया, इधर मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो भारत में सफल अभियान चला रहा था, उसने एक बड़े साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो गौरी के मन में एक विचार आया, क्यों ना वापस से एशिया में अपना लक्ष्य है वो आजमाया जाए। पहले तो क्या था, ये ख्वारिज़्मी के शाह की वजह से भारत में इसने ध्यान नहीं, उधर एशिया में ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वापस से ये क्या करता है, ख्वारिज़्मी के शाह पर आक्रमण कर देता है। और क्या होता है, वहाँ का जो शासक था शाह अलाउद्दीन महमूद, ठीक है, ये जो शाह है ना, इसको शाह कर लेना, शाह, ये वाला शाह। तो शाह अलाउद्दीन महमूद ने क्या किया, गौरी को बुरी तरह पराजित किया। अब जैसे ही ये पराजित होता है, इसको पहले ही पता था कि उसके विरुद्ध नहीं जीत पाएगा। ख्वारिज़्म का जो शासक था वो काफ़ी अच्छा था और उसको कई राजाओं का समर्थन भी प्राप्त था। तो वहाँ ये युद्ध हार जाता है। और हारने के बाद क्या होता है, जब कोई राजा हारता है तो इसका एक सेना नायक था यल्दूज। ये क्या करता है, मुल्तान पर आक्रमण कर देता है। जैसे सुनता है कि गौरी हार गया तो मुल्तान पर आक्रमण कर देता है। इसे यल्दोज के खिलाफ ही क्या करना पड़ा, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, कई महीने लग गए, और उसके बाद ये वापस मुल्तान पर अधिकार कर पाता है। इधर पंजाब में जो खोखर थे, खोखरों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और खोखरों ने विद्रोह कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक और गौरी दोनों जाते हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा नरसंहार करते हैं। जो भी बच्चे महिलाएं इनको मिलते हैं उनकी क्या कर देते हैं, ये लोग हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो इनकी जो खोखरे थे इनका नरसंहार किया। अब जब नरसंहार कर दिया तो ये वापस लौट रहा था, और जब ये वापस लौट रहा था गौर के लिए, तो क्या होता है, झेलम नदी के किनारे ये शाम को नमाज अदा कर रहा था। तो खोखरों ने क्या किया, पीछे से आ गए और इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। उन्होंने कहा तुमने हमारा नरसंहार किया है, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, हमारे बच्चे थे, महिलाएं थी, सबको मार दिया, तो हम भी जीवित रहकर क्या करेंगे। तो इसको कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे ऊपर कोई आक्रमण कर सकता है। तो उस समय इसके ऊपर आक्रमण होता है और इसकी क्या होती है, हत्या कर दी जाती है 15 मार्च 1206 को। बहुत बुरी तरह हत्या की जाती है। ठीक है, इस प्रकार जो गौरी है उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। और एक महान शासक, तो इसको क्या कहेंगे, लेकिन एक ऐसे शासक की मृत्यु हो गई जिसने भारत में मुस्लिम सत्ता की क्या की, स्थापना की। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर हम बात करने वाले हैं कि भारतीय शासकों की पराजय के कारण, कि ऐसा भारतीय शासकों के साथ क्या हुआ कि ये लगातार युद्ध हारते रहे। हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे क्योंकि बेहद ज़रूरी है कि सामने वाला युद्ध जीत रहा है तो कोई युद्ध क्यों हार रहा है। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो है सैनिक दुर्लभता। सैनिक दुर्लभता इसका पहला कारण था। देखो, राजपूतों की जो सैनिक दुर्लभता युद्ध हारने का मुख्य कारण थी, इसके पीछे कारण क्या था, सामंतवाद व्यवस्था थी। सामंतवाद व्यवस्था से सीधा सा मतलब है जो सैनिक थे वो क्या थे, अपने जो उनका सामंत होता था, उनका मुखिया होता था, उसके प्रति ये लोग जवाबदेही होते थे, राजा के प्रति नहीं होते थे। जब भी कभी युद्ध होता था तो बहुत सारे सामंत जो होते थे वो युद्ध में जाते थे और इनके पीछे इनकी टुकड़ियां जाती थी। हर सामंत के पीछे उसकी टुकड़ी होती थी
अब जैसे ही युद्ध में क्या होता, इनके सामंत की मृत्यु हो जाती। आप लोग मान लिए दिल्ली का युद्ध चल रहा है और उस दिल्ली के युद्ध में जयपुर की सेना गई और जयपुर जयपुर की सेना जाती है और जयपुर के राजा की युद्ध में हो जाती है मृत्यु। तो जयपुर की सेना क्यों रुकेगी? अब उनका राजा ही मर गया। तो वो सेना क्या करती, भागने लगती। तो इनके सामंत की मृत्यु होने के बाद जो उनकी सेना होती थी वो वहाँ से भागने लग जाती, क्योंकि बोलती हमारा तो राजा ही मर गया, अब हम क्यों लड़ें भाई। और वो जब भागती तो उनको और सैनिक देखते थे, और जो सैनिक देखते थे फिर वो भी भागने लगते। वो सोचते थे पता नहीं क्या हो गया, भागो। तो वो भी क्या होते, वहाँ से भागने लगते। इससे क्या होता, युद्ध पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। ठीक है। दूसरा कारण क्या था इसका? वो अगला कारण ये था कि राजपूत जो थे वो शत्रु पर पीछे से आक्रमण नहीं करते थे। आप लोगों ने देखा तराइन के दूसरे युद्ध में छलकपट से आक्रमण किया था गौरी ने, लेकिन प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया था। अगर वो कर देता तो ये कहानी ही नहीं रची जाती, कब का खत्म हो जाता ये। तो ये नहीं करते थे, छलकपट का प्रयोग नहीं करते थे, इसे धर्म विरुद्ध मानते थे। तो ये भी इनके पीछे हार का कारण था। आप देखिए, एक परिभाषा दी है प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने कि राजपूत खतरे के प्रति उदासीनता में प्रेम आकर्षण का तत्व था, लेकिन इनमें व्यवहारिकता बुद्धिमत्ता की कमी थी। ये जो चीज़ें हैं उनको व्यवहार में लाना नहीं जानते थे कि किस प्रकार युद्ध की रणनीति करनी है। अगर युद्ध चल रहा है, सैनिक भाग रहे हैं, तो उनको किस प्रकार नियंत्रण में लाना है। तो ये सारी चीज़ों का इनके अंदर अभाव था। दूसरा कारण था इनके पास अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं थे। इनके पास पैदल सेना ज़्यादा थी, हाथियों की सेना ज़्यादा थी, और कई बार जो हाथी थे वो क्या होते थे, मचल जाते थे और भागने लग जाते, और इनकी ही सेना जो होती थी उसी को कुचल देते। तुर्की सेना जो थी उसके पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे। उनके पास क्या थे, अच्छी नस्ल के घोड़े थे। गुप्तचर प्रणाली जो थी वो काफ़ी अच्छी थी तुर्कों की। राजपूतों की गुप्तचर प्रणाली अच्छी नहीं थी। तो ये भी इनकी हार का मुख्य कारण रहा। अगला जो नेक्स्ट कारण था वो था विदेशी राजाओं से संबंध न रखना। जो बाहर के राजा थे उनसे संबंध नहीं रखते थे, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी से भी संबंध नहीं रखते, विदेश तो दूर की बात हो गई। इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि भारतीय लोग ये विश्वास करते थे कि जो उनका धर्म है, उनका दर्शन है, उनका जो युद्ध कला है, उनकी जो रणनीति है, उनका जो ज्ञान विज्ञान है, वो दूसरे लोगों की अपेक्षा क्या है, श्रेष्ठ है। आप लोग कभी भी किसी व्यक्ति से उसके धर्म के बारे में बात करना तो वो क्या होगा, अग्रेसिव हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा। अगर आप उसके धर्म को लेकर आप उससे बात करोगे तो वो अग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि उसका यही मानना है कि मेरा जो धर्म है या मेरी जो जाति है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, और कोई जाति जो है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण इसमें रहा था। अगला देखिए, भारतीयों का भाग्यवादी होना। देखिए, उस समय क्या था, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, जादू टोना आज भी चलता है, उस समय भी चलता था, ये बहुत ज़्यादा हो गया था। और भारतीय लोग जो थे वो ये मानते थे कि जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। आजकल आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को वो यही कहते हैं कि जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। तो क्या होगा, कर्म, जो भाग्यवाद है वो क्या होगा, कर्मवाद पर प्रभावी हो जाएगा। लोग कर्म नहीं करेंगे, वो सोचेंगे सब कुछ भाग्य से होगा। और जो भारतीय लोग थे ये भी मानते थे कि ऊपर जो देवता हैं उनकी कृपा उन पर बनी हुई है, इसलिए शत्रु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो शत्रु का आक्रमण होता था उस समय देवता मदद थोड़ी करते हैं, कोई नहीं करता। आजकल कोरोना चल रहा है, बहुत सारे लोग सिमट रहे हैं, कोई बचा रहा है, कोई नहीं बचा रहा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उस समय भाग्यवादी होना भी आदमी के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। और जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो अपने धर्म के लिए लड़ते थे और उसका विस्तार करते थे। ठीक है, तो दोनों में बहुत अंतर था। वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं और ये अपने धर्म के ऊपर आस्था जमा के बैठे हैं कि हमारा जो देवता है वो आएगा। ठीक है, पहले होता था, आप लोग नाटक मूवी देखते हो, उसमें भगवान बचाने आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। देखिए, तीसरा अगला जो नेक्स्ट कारण है वो है जातीय दोष। जातीय दोष से सीधा मतलब ये है कि भारतीय व्यवस्था में जो जातीय व्यवस्था थी वो अपने चरम पर थी, क्योंकि हिंदू में जो सबसे मुख्य जाति थी वो थी ब्राह्मण। और ब्राह्मण जाति क्या करती थी,
नेतृत्व करती थी। राजपूत जो थे उनको क्षत्रिय मानकर उनको अधिकार दे दिए गए। लेकिन जो और जातियां थीं, अन्य जातियां जो थी वो क्या समझती थी, अपने आप को अलग समझती थी। और वो क्या समझती थी कि हमें तो कोई अधिकार ही नहीं दिए, इसलिए हम क्यों इनकी मदद करें। और देखिए उनको क्या है, उच्च पद नहीं मिलते थे, अच्छा वेतन नहीं मिलता था। इस प्रकार वो क्या करते थे, इसको अपने आप से अलग मानते। वो सेना में या फिर भारतीय शासकों में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे। और उनके द्वारा युद्ध में ना तो कोई मदद ली जाती और ना ही युद्ध में कोई किसी प्रकार का सहयोग किया जाता। वो ये सोचते थे कि ये भी हमारे ऊपर शासन कर रहा है, हमें कोई अधिकार नहीं दे रहा, और जो आएगा अगला राजा जो भी युद्ध जीतेगा वो भी हमारे ऊपर शासन करेगा, तो हम लोग क्यों युद्ध में अपनी भागीदारी दें। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अगला जो नेक्स्ट कारण था वो था राजाओं का आपसी संघर्ष। आप लोगों ने शुरू से ही देखा है, जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, जो भारत के जो राजा थे वो आपस में लड़ा करते थे। ठीक है, एक दूसरे से लड़ते रहते और उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि भाई कोई बाहर से आक्रमण हो रहा है तो उसके प्रति हम एक हो जाएं, उसको परास्त करके भले ही बाद में हम आपस में लड़ते रहें। ये भी एक महत्वपूर्ण क्या रहता है, कारण रहता है। अब देखिए, तो इस प्रकार ये जो लेक्चर है यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये लेक्चर तुम्हें समझ में आया होगा। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी आपको चीज़ पूछनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जिनको इस संबंध में नहीं पता है, तो आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेज जिसके माध्यम से भी उन्हें सूचित कर सकें करना। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।